हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने पीछे बहुत सारे गैस लॉज पढ़ लिए है ना। फिर आपने आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ी। ठीक है। गैस जो क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हम पढ़ेंगे कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। फर्स्ट है एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में। ठीक है। हम आइडियल गैस इक्वेशन ले रहे हैं, कौन सी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम को नीचे ले जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास प्रेशर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, गैस के। तो वो किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास, किसका, गैस का। अब इस वैल्यू को, एन की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन कैपिटल एम वी। ठीक है। मोलर मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मास को किससे करते हैं, स्मॉल एम से। आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, रो से। तो यहाँ पे रो का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या पुट कर देंगे, रो। तो बचा क्या, रो आर टी, नीचे क्या बचा, मोलर मास। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें से अगर हमें डेंसिटी निकालनी हो तो हम पी को नीचे ले जाएंगे और रो इधर से हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, पी एम अपॉन आर टी। क्या फॉर्मूला आ गया, पी एम अपॉन आर टी। पी क्या है, प्रेशर, जो कि हम एटमॉस्फेयर में लेंगे। एम क्या है, मोलर मास, जिसको हम ग्राम्स में लेंगे। टी क्या है, टेम्परेचर, जिसको केल्विन में लेंगे। अगर ये सारे यूनिट्स एटमॉस्फेयर, ग्राम, केल्विन है तो आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है। तो इसके, अगर इनके सारे यूनिट्स आ रहे हैं तो हमारे पास डेंसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम पर लीटर। क्या यूनिट आ जाएगा, ग्राम पर लीटर। ठीक है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है कि डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। किसी भी गैस की डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। अभी हमने ऊपर निकाला कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के। इसको इक्वेशन दे देंगे हम 1। ठीक है। फिर चॉर्ल्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है। वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो इस इक्वेशन में हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, रो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है। और अगर इसको हम टेम्परेचर को उधर ले जाएं तो रो, डेंसिटी और टेम्परेचर किसके इज इक्वल टू है, कांस्टेंट के। इससे हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है जो कि रो 1 T1 इज इक्वल टू रो 2 T2। ये किसके लिए है, अगर हमारे पास दो गैसेस दी गई हैं और उनका हमें किसी एक का डेंसिटी निकालनी होती है और सारे वैल्यूज दी होती है। ठीक है। तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही चलो इस बेसिस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज 16 ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब। To what temperature should it be heated at a constant pressure so that density becomes 8 ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब। एक होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक होता है NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, 20 डिग्री सेल्सियस, जो किसके बराबर होती है, 293.15 केल्विन के बराबर और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या किलो पास्कल में भी इतनी ही होगी इसकी, है ना। फिर ये PSI है और ये इन HG, मरकरी में mmHg और एटॉर में 760। ठीक है। डेंसिटी कितनी होगी, 1.204 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसकी पाउंड्स में कितनी होगी, 0.075 पाउंड्स पर फीट क्यूब। ठीक है, पर फीट क्यूब। और वॉल्यूम अगर 1 मोल में है तो वो किसके बराबर होगा, 24.0548 लीटर। इनकी वैल्यूज को आप नोट कर लेना। ठीक है।
सो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ρ1 दिया हुआ है कितना, 16 ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब, और T1 कितना है हमारे पास, अगर हम STP लें तो 273 केल्विन है ना, और ρ2 कितना है हमारे पास दिया हुआ है हमारे को 8 ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब। क्या निकालना है हमें, T2 है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, अगर हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं, ρ1 T1 इज इक्वल टू ρ2 T2, तो इससे हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, T2 इज इक्वल टू ρ1 T1 अपॉन ρ2। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे सबकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर की, T2 की, वो कितनी 546। अगर इसको कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर 546 केल्विन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की यूनिट्स तो सेम है तो वो आपस में कट जाएंगे, बचेगा किसका, सिर्फ केल्विन, टेम्परेचर का। ठीक है, यहाँ पे भी डेसीमीटर पर क्यूब है और यहाँ पे भी डेसीमीटर पर क्यूब है, इनके जो है यूनिट्स कट गए। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी की भी टेम्परेचर या डेंसिटी। सो एक और कंसेप्ट है हमारे पास कि हम प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, है ना, या तो बैरोमीटर से मेजर करते हैं या मैनोमीटर से मेजर करते हैं। तो उसमें जब हम मान लो अगर ये बैरोमीटर है और यहाँ पे नीचे कुछ मिक्सचर है, तो यहाँ पे जो ये राइज आएगा इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, प्रेशर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये बैरोमीटर और मैनोमीटर होते हैं इसमें क्या होता है कि वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रेशर ऑब्जर्व होता है वो सिर्फ गैस का ही नहीं होता है, बल्कि किसका भी होता है, इम्प्योरिटी का, किसका, वाटर वेपर्स की इम्प्योरिटी का। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर आता है, वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, प्रेशर किसका, ड्राई गैस का, और प्लस किसका, वाटर वेपर का। मतलब उसमें वाटर वेपर का भी प्रेशर होगा और गैस का भी प्रेशर होगा, और गैस को हम ड्राई गैस बोलेंगे, तभी जो है हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आएगा वो किसका होगा, मॉइस्ट गैस का। किसका, मॉइस्ट गैस का। और ये जो प्रेशर वाटर वेपर का है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन। तो जब हम PV इज इक्वल टू NRT की इक्वेशन लगाते हैं तो यहाँ पे हम P ऑब्जर्व्ड का प्रेशर नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि वो तो वाटर वेपर्स का भी और गैस का भी प्रेशर है। अगर हमारे पास एक्वस टेंशन दिया गया हो तो हमें वहां से पहले ड्राई गैस यानी कि गैस का प्रेशर निकालना पड़ेगा, उसमें ऑब्जर्व्ड प्रेशर भी दिया होगा और एक्वस टेंशन भी दिया होगा। ठीक है, जब तक आपको वहां पे एक्वस टेंशन की वैल्यू दी हुई है तो मतलब आपके पास जो प्रेशर दिया गया है वो कैसा है, ऑब्जर्व्ड मॉइस्ट गैस का है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं न्यूमेरिकल। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ N2 गैस एट 227 डिग्री सेल्सियस इज मेजर्ड फॉर प्रेशर इन अ गैस मैनोमीटर। ठीक है, द प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज 800 mm ऑफ Hg इफ एक्वस टेंशन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक्वस टेंशन एट दिस टेम्परेचर इज 20 mm ऑफ Hg, फाइंड द मास ऑफ गैस इफ इट्स वॉल्यूम इज 2 लीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, गैस का मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम पहले इसमें से क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे, किसका, गैस का। ठीक है, ड्राई गैस का। हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि मॉइस्ट गैस का प्रेशर हमें निकालना किसका है, N2 का, और हमारे पास एक्वस टेंशन की वैल्यू भी दी गई हुई है। ठीक है, तो वो जो पीछे इक्वेशन बताई मैंने उसमें से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 800 ऑब्जर्व प्रेशर है और ये हमें निकालना है N2 का, और एक्वस टेंशन की वैल्यू है 20, है ना, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, 800 माइनस 20 कितना वैल्यू आ जाएगी, 780 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब हम इक्वेशन लगाएंगे कौन सी, PV इज इक्वल टू NRT, है ना। क्यों, क्योंकि हमें इसमें से क्या निकालना है, मास निकालना है, और N क्या कंस्टिट्यूट करता है, मास अपॉन मोलर मास, है ना।
तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, ठीक है। 780 है, इसको हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, इसको डिवाइड कर देंगे 760 से। टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 27, कितना दिया हुआ है 27, उसको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम प्लस कर देंगे किससे, 273 से, क्या वैल्यू आ जाएगी 300। आर की वैल्यू इन यूनिट्स के हिसाब से होगी हमारे पास 0.0821, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 लीटर, निकालना क्या है एन, ठीक है। सो इक्वेशन लगाई और वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। प्रेशर कितना 780 डिवाइडेड बाय 760, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, वॉल्यूम कितना है 2। और एन को अगर हम, ये क्या है हमारे पास मास, और मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 28, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे आर की वैल्यू, क्या होगी 0.0821, ठीक है। साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, टेम्परेचर 300। तो इस तरह से हम क्या है इसकी वैल्यू, मास की वैल्यू निकाल लेंगे। हमसे यही पूछा गया था कि कितनी मास ऑफ गैस जो है प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.759, ठीक है, कैलकुलेशन करके। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे ये चीज जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इसमें क्या है 2 पॉइंट से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या बोला कि हमारे पास मिक्सचर का है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। यहाँ पे अगर डाल्टन्स लॉ दिया है यूज करने के लिए तो उसमें क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस ही होती हैं, मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर मान लो यहाँ पे ये एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, इसमें क्या है 3 टाइप की गैसेस हैं, गैसेस का मिक्सचर है, और ये कैसी हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। किस टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मिक्स नहीं करेंगी, रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी सम पॉइंट पे जो है ये रिएक्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन चीज क्या ले रहे हैं कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर ले रहे हैं, तो ये क्या है नॉन रिएक्टिंग गैसेज है। तो हम क्या बोला कि जो टोटल प्रेशर है इनका, प्रेशर क्या होता है, जो ये गैसेज इनके पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगाएंगी उसको हम प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला कि जो टोटल प्रेशर इन मिक्सचर ऑफ गैसेस का होगा वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर या कंटेनर, ओके। सो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे हम, पार्शियल प्रेशर को सम करके, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर है वो कैसा होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास ये 3 गैसेस हैं, तो यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो ये तो हो गया एक 1 पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो पार्शियल प्रेशर है इसको कैसे कैलकुलेट करें हम, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मान लो आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें 2 गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग है, मतलब अगर मिक्सचर दिया है जब तक आपको बताया नहीं गया हो कि ये रिएक्टिंग गैसेस हैं तो आपने मान के ही चलना है कि ये क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ठीक है। तो ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। नंबर ऑफ मोल्स की H2 के कितने हैं, NH2 मान लिया हमने, और हीलियम के कितने हैं, N हीलियम, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, सेम दोनों के लिए। तो हमने क्या करना है, अगर हम किसी एक गैस को ले रहे हैं हम, तो हम दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि उस कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस ही प्रेजेंट है, दूसरी और कोई गैस प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ हाइड्रोजन के लिए अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, प्रेशर
ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम इसका ये लिखना चाहें तो कैसे आ जाएगा, PH2। पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोजन का ही ले रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। टोटल नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन के लिए PH2। वॉल्यूम दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि गैसेस कौन सा वॉल्यूम अटेन करती हैं, जिसमें वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कंटेनर में। और नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के अलग होंगे, और R और T की वैल्यू भी सेम होगी दोनों गैसेस के लिए। तो वेरिएबल क्या है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हाइड्रोजन के लिए हमें पार्शियल प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू R इनटू T, ठीक है। इसी तरह से अगर हम हीलियम ले रहे हैं तो हम हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर देंगे। हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट करने से हमें हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हीलियम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो इस बेसिस पे हमें हमसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रूव दैट टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है, इफ यू हैव मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, ठीक है। हमारे पास बोला है कि इस इक्वेशन को जो है प्रूव करो कि कैसे ये टोटल प्रेशर दोनों पार्शियल प्रेशर का सम है, ठीक है। अगर हमारे पास दो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या मान के चलेंगे, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ठीक है। ये हमने मान लो ये हमने क्लोज्ड कंटेनर ले लिया, उसमें गैस 1 और गैस 2 हमने डाल दी। तो गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने होंगे, N1, और गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, N2। वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। तो अगर हम गैस 1 के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या आएगी, P1 इंटू V इज इक्वल टू N1RT, ठीक है। और अगर टोटल के लिए हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, टोटल प्रेशर मतलब उसमें दोनों प्रेशर होंगे, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, 1 के भी 2 के भी। R और T क्या है, सेम। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर देंगे। और अगर हम गैस 2 के लिए लिखें आइडियल गैस इक्वेशन तो कैसी होगी, P2 इंटू V इज इक्वल टू N2RT। उसको हम थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे। अब हम सेकंड और थर्ड को जो है ऐड कर देंगे आपस में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, V सेम है, कॉमन ले लेंगे, P1 P2 आपस में प्लस हो जाएंगे। दूसरी साइड पे RT दोनों की इक्वेशन में सेम है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। N1 और N2 क्या है, वेरिएबल है, तो इनको हम आपस में प्लस कर देंगे। ये क्या आ गई, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल देखें अगर हम, तो राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। वहां पे भी क्या दिया है, N1 प्लस N2 RT, और यहाँ पे भी क्या दिया, RT N1 प्लस N2। अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो ये कैसे आ जाएगी इक्वेशन, P1 प्लस P2। अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है तो PT मतलब प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके बराबर है, P1 प्लस P2 के। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इस तरह से हमने जो है ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहां से एक और इक्वेशन निकलेगी। मान लो इफ वी डिवाइड इक्वेशन 2 क्या थी, P1V N1RT, ठीक है, बाय 1 इक्वेशन क्या थी, PT इंटू V इज इक्वल टू N1 प्लस N2RT। तो P1 डिवाइडेड बाय PT N1 अपॉन N1 प्लस N2। और ये क्या है हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन का। अगर ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है तो हमारे पास P1 यानी कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, PT, इसको अगर हम उधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, और मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमें किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट इसी से हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। अगर हम इसी तरह से थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 अपॉन PT इज इक्वल टू N2 अपॉन, अब यहाँ पे अगर हम दूसरी गैस ले रहे हैं तो N2 आएगा, N1 प्लस N2। तो
मोल फ्रैक्शन भी किसका आएगा, दूसरी गैस का। इसी तरह से इक्वेशन क्या बन जाएगी, P2 इज इक्वल टू PTX2। ठीक है। सो अगर किसी एक गैस का हमें निकालना हो पार्शियल प्रेशर, तो उसका हम टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। इससे हमारे पास एक और इक्वेशन भी मिल सकती है। ठीक है, कैसे मिलेगी अब आज देख लेते हैं। ये जो हमने दो इक्वेशंस निकाली P1 और P2 वाली, अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू X1 अपॉन X2। PT क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया। और अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर की फ्रैक्शन देखें तो वो किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 अपॉन X2। और X का फॉर्मूला क्या होता है, N2 अपॉन N1। तो दोनों में जो ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं ये सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। वो किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू गैस। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये P1 अपॉन P2 किसके बराबर होता है, N1 अपॉन N2 के बराबर। ठीक है। सो एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपसे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड। ये हमारे पास गैसेस के मिक्सचर दिए हैं, हमें बताना है कि किन के लिए डाल्टन्स लॉ है जो वैलिड नहीं है। ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्टिंग है और कौन सी नॉन रिएक्टिंग है। क्यों, क्योंकि डाल्टन्स लॉ तो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ किसके लिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। तो हीलियम और हाइड्रोजन क्या है, नॉन रिएक्टिंग। क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस है, नोबल गैस जो है रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन रिएक्टिंग है। क्यों, क्योंकि ये जो है रिएक्ट तभी करेंगी अगर कि इनको कोई टेम्परेचर दिया गया हो, सर्टेन टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करेंगी, ऐसे नहीं। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो है ये रिएक्ट नहीं करेंगी। तो इस पे भी डाल्टन्स लॉ अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और H2 प्लस C2 क्या है, Cl2 क्या है, वेरी वेरी रिएक्टिंग। तो इनके लिए जो है डाल्टन्स लॉ क्या है, वैलिड नहीं है। और आर्गन और ऑक्सीजन के लिए भी वैलिड है। क्यों, क्योंकि ये भी नोबल गैस है। ठीक है। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये जो हमने डाल्टन्स लॉ किया कि मान लो एक कंटेनर है, इसमें CH4 मिक्सचर ऑफ टू गैसेस हैं, CH4 मीथेन और हीलियम। 48 ग्राम क्या है मीथेन और 16 ग्राम क्या है हीलियम। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। सबका मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का, पार्शियल प्रेशर भी निकालना है और टोटल प्रेशर भी निकालना है। वॉल्यूम क्या दिया है हमारे पास 2 लीटर और टेम्परेचर क्या दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीथेन और हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। 48 ग्राम हमें मास दिया है, मोलर मास हमें पता है कि मीथेन का 16 होता है और हीलियम का 4 होता है। इनको डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 और 4। सो मोल फ्रैक्शन, पहला पॉइंट क्या था कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या आ गया 3/7 किसके लिए, मीथेन के लिए, और हीलियम के लिए क्या आ गया 4/7। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। अब हम उसके कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, PT मल्टीप्लाई बाय V। हम टोटल वाली इक्वेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, N1 प्लस N2 जो हमने पीछे पढ़ी, RT। ठीक है। PT सबसे पहले मैं क्या करूंगी, टोटल प्रेशर निकाल दूंगी यहाँ पे। ठीक है, टोटल प्रेशर निकाल लेंगे तो उससे हमें पार्शियल प्रेशर निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है। N1 और प्लस N2, N1 क्या है हमारे पास मीथेन का, N2 क्या है हीलियम का। तो 3 + 4 7, R की वैल्यू 0.082 क्योंकि वॉल्यूम किस में दिया है, लीटर में। और टेम्परेचर हमारे पास जो है क्या दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, और अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 के साथ प्लस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 300। यहाँ से 300 मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यहाँ देखें तो PT की वैल्यू क्या आ जाएगी 86.1।
ये तो क्या हो गया, टोटल प्रेशर हमने निकाल दिया। अब इससे हम पार्शियल प्रेशर इजीली निकाल सकते हैं, क्यों, जो इक्वेशंस हमने यहाँ पे पढ़ी उनसे। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है, पार्शियल प्रेशर की। तो अगर हमें मीथेन का निकालना है तो हम टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन के, जो कि क्या है 3/7। और इसी तरह से अगर हमें हीलियम का निकालना हो तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय हीलियम का मोल फ्रैक्शन, वो कितना है 4/7। इस तरह से जो है हम डायरेक्टली इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आपको ये टफ लगे तो आप सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकाल लो, फिर उसके बाद जो है उन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, CH4 प्लस हीलियम, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये इजी वे है कि आप पहले सबसे पहले टोटल प्रेशर निकाल दो और उससे जो है पार्शियल प्रेशर निकाल दो। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है ये जेईई और मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड मीथेन आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम। क्या निकालना है हमें, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम। क्या बोला है, इक्वल मासेस किसके लेने हैं, हीलियम और मीथेन के। आपको पता है मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4 और मीथेन का 16। अगर हम इनके इक्वल मासेस लेना चाहे, अब हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो कैसे निकालेंगे, 16/4 इज इक्वल टू 4, 16/16 इज इक्वल टू 1। हीलियम का कितना आ गया 4 और मीथेन का कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, हम पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, हीलियम का निकालना है ना हमें, एक्सर्टेड बाय हीलियम, टोटल प्रेशर इनटू हीलियम। हमें क्या बोलना है, अगर हम इसको यहां पे ले आए, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन टोटल प्रेशर, ये क्या आ गया, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम। टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम क्या आ गया, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम। सो ये किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल देंगे, 4/5। टोटल क्या आ जाएंगे 4 + 1। सो इसकी अगर पॉइंट्स में वैल्यू निकालें तो 0.8, परसेंटेज में निकालें तो 80%।